प्रणाम दोस्तों, आप सभी को राम राम, नूर प्रणाम, जय माता दी की। सभी साथियों से निवेदन, नोखा बीकानेर की 36 बिरादरी के मेरे सरदारों से, भाइयों से, बंधुओं से, बहनों से, माताओं से आग्रह कि ज़्यादा से ज़्यादा इस फेसबुक लाइव पे जुड़ें और आज जनहित के जिन मुद्दों पे हम चर्चा करने जा रहे हैं उसकी गंभीरता को देखते हुए सभी साथी एक दूसरे को प्रेरित भी करें कि इस लाइव अल्लाह बोल कार्यक्रम में सभी जुड़ें और आधा घंटा हम विभिन्न विषयों पर, विभिन्न जनहित के मुद्दों पर बात करेंगे। तो सभी बंधुओं से करबद्ध निवेदन कि आप सब ज़्यादा से ज़्यादा इससे जुड़ें और कांग्रेस के कुशासन के काले इतिहास को, 1.5 वर्षों के कांग्रेस के कारनामों को हम आम मतदाता तक, आम जनमानस तक पहुंचाने का काम करें। जिन बातों को जनता के सामने, किसानों, नौजवानों के सामने करके ही सरकार सत्ता में आई, उन वादों का क्या हुआ, इस बात पे हम चर्चा करेंगे। आग्रह सभी साथियों से कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़े और सभी मित्रों को प्रेरित भी करें कि फेसबुक लाइव अल्लाह बोल अभियान में सभी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। विनोद जी नमस्कार, सुखदयाल जी, राठौड़ साहब, गोप साहब, पांचू, कैसे हालचाल है आपके? सुनील सारन साहब, धर्मपाल जी, सवाई सिंह जी, किशन जी सिमर साहब, राम राम, राजू जी बागा साहब, इंद्राज भाई नमस्कार, देवासी साहब प्रणाम, शर्मा जी, राम राम शर्मा जी, नरपत सिंह जी प्रणाम, जय माता जी की, ओम प्रकाश जी, सुनील श्याम सुंदर, ओम प्रकाश जी, जाल जी नमस्कार, सरपंच साहब प्रणाम, कोमल जी प्रणाम, सियोल साहब राम राम, भोजराज जी, गणगत साहब नमस्कार, कमल गोयल भाई कैसे हो सब परिवार में, सियाग साहब राम राम, मूड साहब प्रणाम, राधे बिश्नोई जी नमस्कार, गणेश चौधरी साहब प्रणाम, गोतारा साहब, भैरू सिंह जी जय माता जी की, माधु साहब नमस्कार, भागीरथ भाई जय हो, भागीरथ भाई, मनीष जी, प्रिंस भाई प्रणाम, अनिल जी, सुनील जी, धर्माराम जी, मनोज जी, सबको बहुत बहुत साधुवाद। जुड़िए मित्रों को, सभी को जोड़िए। कोमल जी नमस्कार, जसू जी राम राम, दादा राम राम, मनीष भाई, राजीव बिश्नोई जी नमस्कार, नमस्ते मोहन जी, मंगलाराम जी, पार्षद साहब नमस्कार, विक्रम सिंह जी जय माता जी की,
रणवीर सिंह जी गढ़ियाला से जुड़े हैं, धन्यवाद रणवीर सिंह जी। कैलाश भाई नमस्कार, लादूराम जी मेहला जी नमस्कार, संचेती जी नमस्कार, संचेती जी, अध्यक्ष जी नमस्कार, मस्ताना राम जी, रामनिवास जी नमस्कार, वकील साहब विक्रम सिंह जी नमस्कार, श्रवण कुमार जी, फेसबुक लाइव की सल्ला बोल कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े मेरे सभी नौजवान साथियों को, आदरणीय बंधुओं को, माताओं बहनों को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम। राम राम, जय माता जी की, जय जिनेन्द्र। और अभी पर्युषण पर्व चल रहा है और जैन धर्म जो हमें शिक्षा देता है अहिंसा की, अपरिग्रह की, अस्तेय की, और मन वचन कर्म से भी मैं पूरी कोशिश करता हूं किसी का दिल ना दुखे। मेरे व्यवहार से, मेरे काम से, मेरे बोलने से पूरा प्रयास करता हूं, इस बात को ध्यान रखता हूं कि किसी का मन ना दुखे। लेकिन ये पर्युषण पर्व चल रहा है, जैन समाज ने एक हमें जैन धर्म ने एक अनूठी ये विधा दी है कि हम साल में एक ऐसा दिन आए जिस दिन हम एक दूसरे से मिच्छामि दुक्कडम कर सकें। मन वचन कर्म से जो भी हमसे ऐसा कुछ कहा गया हो या हमारे कृत्यों से ऐसा कुछ हुआ हो, अनजाने में भी किसी को ठेस लगी हो, कोई आहत हुआ हो, तो उससे करबद्ध क्षमा प्रार्थना है। और आप सब लोगों ने पूरी आशीर्वाद से एक बहुत बड़ी जंग में साथ देते हुए एक दायित्व के साथ मुझे विधानसभा में भेजा और मेरे नौखा के स्थानीय मुद्दों के साथ साथ किसान, नौजवान, आम आवाम, दलित, पिछड़ा, वंचित सबकी आवाज को राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में बुलंद कर सकें, उन सभी बातों पे पिछले 1.5 वर्षों में बामुश्किल जिस विधानसभा को कम से कम साल में 60 दिन चलना चाहिए, वो 2 सालों में लगभग 2 साल होने वाले हैं, 5 सत्र हो गए, दोनों सालों में मिला के भी 50 दिन नहीं चल पाई हो। ऐसी परिस्थितियों में भी एक नए विधायक होने के नाते जितना भी समय मुझे मिला, जितना भी मैं प्रयास कर पाया, आम आवाम के हर मुद्दे को राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में जो 8 करोड़ राजस्थानियों का प्रतिनिधित्व करती है, राजस्थान की विधानसभा में पुरजोर तरीके से उठाने का भरसक प्रयास किया है। और इस अंधी गूंगी बहरी सरकार जो अपने जिसने इसी काम में 1.5 साल लगा दिए हो, इस कोरोना की महामारी के संकट में, टिड्डी के भयंकर आक्रमण के इस दौर में, तो सरकार को जगाने का हर संभव प्रयास किया है और बहुत से मसलों पर हम कामयाब भी हुए हैं इस सरकार को जगाने में, हमारी लंबित मांगों को पूरा करवाने में। और आगे आपके आशीर्वाद से इसमें और गति लाएंगे और ताकत से लड़ेंगे। हम हमारे मुद्दों को, हम हमारे जनता के हितों की बातों को पुरजोर तरीके से रखेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व का एक आह्वान है कि आज ये जो पुनीत दिन है, आज बहुत बड़ा महत्व का दिन है साथियों, कि गौ रक्षार्थ लोक देवता तेजा जी का बलिदान दिवस। हमारी संस्कृति के अनुसार गाय, गीता और गायत्री की रक्षार्थ हम सब लड़ते हैं, ऐसी हमारी पौराणिक संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है। उसी का पालन करते हुए महापुरुष तेजा जी का गौ रक्षार्थ बलिदान हुआ आज के दिन। आज मां अमृता का बलिदान, पूरी दुनिया पर्यावरण को लेकर आज चिंतित है। दुनिया के बड़े बड़े देश, बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष आज वातावरण के दूषित होने पर, पर्यावरण के दूषित होने पर जिस बात को लेकर चिंतित है, 535-36 वर्ष पहले इस धरती पर, इस नौखा की पावन धरती पर, नागौर की इस पवित्र धरती पर गुरु जम्बेश्वर भगवान का अवतार हुआ, कृष्णावतार, और जिन्होंने एक संदेश दिया कि पेड़ को बचाओ, पर्यावरण को बचाओ, तो कितने बड़े भविष्य दृष्टा थे, कितने बड़े महापुरुष थे जो 500 वर्ष पहले भी इस चिंता को देख रहे थे, जिसको आज दुनिया लेके चिंतित है, प्रत्येक देश चिंतित है, प्रत्येक राष्ट्राध्यक्ष चिंतित है। उस बात का एक ध्येय वाक्य को लेके मां अमृता, गुरु महाराज किसी को लेके सिर साटे रूप रहे तो भी सस्तो जान, इस बात को बुलंदी के साथ पालन करते हुए अमृता के नेतृत्व में
खेजड़ी के पेड़ को बचाने के लिए, दूसरे पेड़ों को बचाने के लिए राजा की छेना से टकरा गए और सिर कटा दिया। 1 नहीं, 2 नहीं, 1 दर्जन नहीं, 2 दर्जन नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 363 लोगों ने अपना बलिदान दे दिया। सिर साटे रूप रहे तो भी सस्तो जाने। ऐसी गौरवमय दिन आज मां अमृता क्या शहीद दिवस भी है, खेजड़ी दिवस भी है। बाबा रामसा पीर जो हमारे राजस्थान ही नहीं, उत्तर भारत नहीं, पूरे देश का सबसे बड़ा मेला जहां लगता हो, जहां प्रत्येक धर्म का मानने वाला व्यक्ति जाता हो, प्रत्येक जाति धर्म समुदाय का व्यक्ति जाता हो, लाखों की संख्या में जाता हो, इस आस्था के साथ जाता हो और बाबा रामसा पीर की इस प्रेरणा के साथ जाता, इस प्रेरणा लेने जाता हो कि हमें ऐसे समाज का निर्माण करना है जहां अमीर गरीब का कोई फर्क नहीं हो, दलित पिछड़े का कोई फर्क नहीं हो, जातियों के बंधन में कोई हम बंधे नहीं, हम सब मानव जाति में हैं और सहचर्य, भाईचारा और आपसी सौहार्द का जो वातावरण, जो प्रेरणा जहां से मिलती है, ऐसे बाबा रामसा पीर की 10वीं भी आज है। आज इस महत्वपूर्ण मौके पर प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर और प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर राजस्थान सरकार के खिलाफ, जो राजस्थान में कांग्रेस की काली सरकार है, जिन्होंने जनहित के मुद्दों पर सारी बातों को भुला दिया है, जो सरकार जिसके नेता चुनाव में ये कह के सत्ता में आए कि 1 2 3 10 तक की गिनती, 1 से 10 तक, 7 8 9 10, अब बस 10 दिन में हमारी सरकार बनने के बाद अगर पूरा कर्जा माफ किसान का नहीं किया तो हम सत्ता छोड़ देंगे, मुख्यमंत्री हटा देंगे। नौजवानों को 3500 रुपये बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया तो 10 दिन में कुर्सी छोड़ देंगे। महिलाओं के मान और सम्मान की बात करने वाली ये सरकार, दलितों के उत्थान की बात करने वाली ये सरकार, नारी अस्मिता को बनाए रखने की बात करने वाली ये सरकार, सत्ता में आने के बाद 10 दिन तो छोड़िए, आज 18 महीने से ज्यादा हो गई, इन बातों को भूल चुकी है। एक भी वादा ये धरातल पे पूरा नहीं कर पाए और हमारा किसान कर्ज माफी के इस झुंझुने को जो इन्होंने, इस कांग्रेस के लोगों ने सत्ता के लिए तो मात्र किसानों को बहकावे में, भुलावे में लाके, झूठे वादे सपने दिखा के मात्र 0.5% वोटों के अंदर से राजस्थान में सरकार तो बना ली, लेकिन ये सरकार, 2 ध्रुवी सरकार, पहले दिन से ही जो सरकार, आपसे अंतर्द्वंद से घिरी हुई सरकार, जिसको हमारे राजस्थान में हमारे नेताओं ने, हमारे नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया जी ने, हमारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने, हमारे उपनेता राजेंद्र राठौर जी ने, हमारे लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष सतीश जी ने ये कहा कि 2 ध्रुवों पे बटी हुई सरकार किस तरह किसानों की उम्मीदों का, नौजवानों की उम्मीदों का, राजस्थान के 8 करोड़ आवाम की उम्मीदों का बोझ झेल पाएगी, ये कतई लगता नहीं सरकार के कार्यकलापों से, पहले दिन से, सरकार गठन के से लेके आज दिन तक। लेकिन ये सरकार इस कोरोना महामारी के संक्रमण के दौर में, जब पूरा देश ही नहीं, आप, हमारा गांव शहर नहीं, हमारा देश नहीं, जब पूरी दुनिया कोरोना की महामारी में जकड़ी हुई है, इतनी भयंकर बीमारी जिसने दुनिया की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है, बड़े बड़े साधन संपन्न अर्थव्यवस्थिक रूप से बहुत सुदृढ़ देशों को, विकसित देशों को अपने आगोश में ले लिया है, उनको नाकों चने चबा दिए हैं। ऐसी बीमारी, ऐसी महामारी कि इस दौर में भी ये सरकार कोविड प्रबंधन में भी फेल रही। और कोविड के इस दौर में जब पिछले साल विधानसभा चल रही थी और इस साल भी जब बजट सत्र के दौरान जब ये बीमारी का पता चला और बीमारी ने पैर पसारने शुरू किए, तो उस वक्त राजस्थान की विधानसभा में जागरूक प्रतिपक्ष होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने इस सरकार को आगाह किया था कि आप इस बात पे पूरा ध्यान दीजिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एडवाइजरी को सुनिए, उसको गंभीरता से लीजिए। और ये कोरोना महामारी जब राजस्थान में प्रवेश कर चुकी है और जब विधानसभा सत्र चल रहा था, तब तक राजस्थान में इसकी शुरुआत मात्र थी, 100 से भी कम लोग संक्रमित थे, मात्र 1 या 2 लोगों की इस बीमारी से मौत हुई, ऐसा रिकॉर्ड ऐसा दर्ज किया गया था।
तब इस महामारी की भयावहता से हमने इस सरकार को आगाह करने की कोशिश की। सरकार ने इसका डर बता के, इस बीमारी का डर बता के सदन को तो नियत समय से पहले भंग कर दिया, स्थगित कर दिया। सदन की कार्रवाई जो और चलनी थी और महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होनी थी, उन सबको छोड़ते हुए एक लाइन का प्रस्ताव, एक लाइन की बात कर दी कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए सदन आगे चलाया जाना संभव नहीं है। इस स्थिति को देखते हुए सदन को स्थगित किया जाता है। लेकिन अब खुद का रोना लेके आए, कोरोना की जगह कांग्रेस का रोना बढ़ा, तो बार बार मांग करके सदन को आहूत किया। बिल भी लेके आए, किसी पे ना चर्चा करते हुए इतने महत्वपूर्ण विधेयकों को आनन फानन में विपक्ष की आवाज को दबाते हुए पारित कर दिया। उस सरकार से क्या उम्मीद की जाए कि जब हमने मांग की कि कोरोना के इस दौर में ये सरकार कहीं किसान के साथ खड़ी नजर नहीं आई, ये सरकार कहीं आवाम के साथ खड़ी नजर नहीं आई, ये सरकार हमारे प्रवासी बंधुओं की पीड़ाओं में कहीं खड़ी नजर नहीं आई। तब हमारी मांग थी कि इस कोरोना महामारी में जब देश के प्रधानमंत्री ने इस आसन संकट को समझते हुए, इसके दूरगामी परिणामों को समझते हुए गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा की, 1,72,000 करोड़ का पैकेज, कि नवंबर तक भी कोई व्यक्ति भूखा ना सोए, उसको घर तक अन्न पहुंचे, उसको अन्न के लिए मोहताज ना होना पड़े, क्योंकि कोरोना संक्रमण ने उसके रोजगार को छीन लिया, उसकी नौकरी को छीन लिया, उसके पेट पालन के लिए, परिवार के पालन के जो भी विधा वो करता था उन सब पे अंकुश लगा दिया। ऐसी कठिन परिस्थितियों में गरीब कल्याण पैकेज ने संजीवनी का काम किया। उसमें भी राजस्थान की सरकार ने पक्षपातपूर्ण तरीके से उसका काम किया। ये बड़ा निंदनीय है और शर्मनाक है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने एक फेसबुक पे सभी को जोड़ा और उस पे मैंने प्रमुखता से प्रवासियों को घर वापसी की मांग को उठाया, स्पेशल ट्रेन देने की मांग की। तो देश में सबसे पहले अपनी पीठ थपथपाने के लिए राजस्थान के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम रजिस्ट्रेशन चालू कर रहे हैं, हम हमारे प्रवासी बंधुओं का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बड़ी जटिल होते हुए भी हम सब कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद और कार्यकर्ताओं ने अपने अपने कार्यालय में इस तंत्र को खड़ा किया। एक एक दर्जन कार्यकर्ताओं को बिठाया, रात और दिन बिठाया, राउंड द क्लॉक बिठाया और प्रवासी बंधुओं से, उनकी समस्याओं से हम खुद भी रूबरू हुए और राजस्थान की सरकार के अधिकारियों को, राजस्थान के सरकार को भी आगाह करते रहे। लाखों लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया तो मुख्यमंत्री जी बोले एक दिन बस सेवा शुरू करेंगे, लेकिन जब लाखों में रजिस्ट्रेशन बढ़ा तो हाथ पैर फूल गए और कहा कि केंद्र सरकार इसको लाने की परमिशन नहीं दे रही। केंद्र के मत्थे मढ़ने की कोशिश की, जबकि केंद्र ने अगले ही दिन गृह मंत्रालय ने आदेश कर दिए कि आप प्रवासी बंधुओं को ला सकते हैं। तो आदेश करते ही फिर दूसरा आरोप भी केंद्र पे कि इतने लोगों को लाने के लिए बस से संभव नहीं है, रेल भारत सरकार नहीं दे रही। भारत सरकार ने अगले दिन रेल भी दे दी, उसका 85% किराया भी खुद ऑन कर लिया भारत सरकार ने। 15% किराया मात्र राज्य सरकार को देना था। और जब रेल भारत सरकार ने दे दी तो लगातार रजिस्ट्रेशन होना चाहिए था। उस वक्त लगातार 3 दिनों तक राजस्थान की सीमाएं फिर से सील कर दी। क्यों? कि आपस का अंतर्द्वंद इतना था कि विधायक कोई राजस्थान की सीमा छोड़ के इनका चला नहीं जाए या कोई तोड़ नहीं ले जाए अंदर के अंतर्द्वंद की वजह से। तो राजस्थान की सीमाएं सील कर दी गई, ट्रेनों का रिजर्वेशन बंद कर दिया गया। और जब 3 दिन बाद हम लोगों ने इसको पूरे राजस्थान में उठाया और राजस्थान की जनता ने इस बात को पुरजोर तरीके से उठाया, प्रवासी बंधुओं ने इस बात पर हल्ला मचाया, तो जब 3 दिन बाद रजिस्ट्रेशन खोला, सीमाएं सील की वो खोली, तो फिर पता चला कि रेलवे रजिस्ट्रेशन में हम बहुत पिछड़ गए हैं। राजस्थान बहुत पिछड़ गया है और रेलवे रजिस्ट्रेशन में दूसरे राज्यों के इतने ज्यादा आवेदन आ गए हैं कि कम से कम 20 दिन तक लगातार सैकड़ों स्पेशल ट्रेनें केंद्र सरकार ने चलाई। वो भी चलेगी तो हमारा नंबर 20-25 दिन बाद आएगा।
ऐसी स्थिति राजस्थान की हो गई। कुल प्रवासी बंधुओं में से 70-75 से ज्यादा प्रतिशत लोग अपने साधनों से आए। नोखा में भी 20 से 21 हजार प्रवासी बंधु इस कोविड-19 के दौरान अपने कार्यस्थलों से लौट के आए। 7.5 से लेके 8,000 फोन मैंने खुद ने सुने, उन सब का रजिस्ट्रेशन किया है, उन सबको मैंने रिकॉर्ड दर्ज किया है, इंदराज किया है। जहां भी जो मेरी सीमाओं तक मैं कर सकता था, मेरी सीमाओं तक अधिकारियों से करवा सकता था, राजस्थान के अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों से लगातार मेरा कार्यालय में कुछ संपर्क में रहे, तो मेरे अनेकों साथियों को जो अपने कार्यस्थल से निकल पड़े, बीच रास्ते में क्वारंटाइन कर दिया गया, उनकी समस्याएं हो, कई अज्ञानतावश ट्रक वालों के झांसे में आके अपनी लाखों रुपए उनको देके फंस गए, क्वारंटाइन कर दिए गए, उनकी समस्या हो, उनको उचित संबल देना हो। एक दो नौजवान तो जिनकी वहां मौत भी हो गई कोविड-19 में, यहां भी ऐसी स्थिति हो जाए तो परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए बॉडी नहीं मिलती, हजारों किलोमीटर दूर से भी उसके अंतिम संस्कार है तो उसके पार्थिव देह को घर तक लाने के काम भी करने पड़े। तो दिन और रात लगातार हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमने इस काम को पूरे प्राणपण से किया। फिर भी कहीं हो सकता है हमसे कमी वैसी रही हो, तो उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन आज जिस बात को लेकर प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पे हम आपके बीच में हैं, बात किसान की है कि राजस्थान इस कोविड महामारी में देश में सबसे मजबूती से अगर कोई आपकी, हमारी सबकी मदद में डटा रहा, आपको हमको भूखा ना सोना पड़ा, तो उसके लिए सबसे ज्यादा किसी का धन्यवाद किया जाना चाहिए तो हमारा किसान है, हमारा अन्नदाता है, जिसने अपनी मेहनत से, खून पसीने से इस धरती में अन्न बोया और उसके अन्न से, उसकी मेहनत से पैदा हुआ अन्न आज हमारे भंडारों में भरा पड़ा है, जो इस महामारी के दौर में भी हमारे देश के एक भी नागरिक को भूखा नहीं रहना पड़ा, भूखा नहीं सोना पड़ा। और सरकारों से ज्यादा तो प्रदेश में आपने सबने देखा होगा कोविड महामारी के दौर में सरकारों से ज्यादा तो सामाजिक लोगों ने, समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने, भामाशाहों ने आगे आके बढ़ के इस महामारी में लोगों को, समाज को ताकत देने का, उनको संबल देने का, उनको भोजन देने का काम किया, उनकी मदद में खड़े नजर आए। ऐसे भामाशाहों को, ऐसे सामाजिक संस्थाओं को, ऐसे एनजीओ को, ऐसे नौजवान साथियों को जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है। नोखा में भी जब मुख्यमंत्री ने आह्वान किया, जब प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि कोविड फंड में, पीएम केयर फंड में, मुख्यमंत्री राहत सहायता कोष में आप पैसा दीजिए, तो नोखा के भी अनेकों भामाशाहों ने, अनेकों सामाजिक धार्मिक संस्थाओं ने, अनेक धनपतियों ने, जिनसे हमने स्वयं ने पत्राचार किया, जिनसे हमने स्वयं ने बात भी की, तो लाखों करोड़ों रुपए नोखा से भी इन प्रधानमंत्री केयर में, मुख्यमंत्री राहत सहायता कोष में जनता ने, समाज ने, भामाशाहों ने दिल खोल के पैसा दिया। नोखा में गांव में अनेकों उदाहरण भामाशाहों ने अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने आस पड़ोस के गांवों में, चाहे सीलवा का कुलरिया परिवार हो, चाहे इधर नोखा में सभी लोगों ने नगर पालिका क्षेत्र में रहने वाले ऐसे वंचित और जरूरतमंद लोगों तक राशन पहुंचाने का काम किया हो, और चाहे गांव में विधायक कोष से प्रत्येक गांव में, नगर पालिका क्षेत्र में 200 राशन के किट सरकारी कोरोना टीम जो थी और कार्यकर्ता जो थे उनने मिलके वहां तक भी राशन किट पहुंचाने का काम किया। और हमारे नौजवान साथियों ने तो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, साथियों ने अपने अपने मोहल्लों में, इस शहर में, पांचू में भी हमारी पूरी टीम ने लगातार 2 महीने से भी ज्यादा वक्त तक पक्की राशन सामग्री बनाकर भी जरूरतमंदों तक सुबह शाम पैकेट पहुंचाने का काम किया। इन दर्जनों कार्यकर्ताओं को साधुवाद के पात्र है। नोखा में हनुमान मंदिर समिति में बाबूलाल जी, महेंद्र जी, इनकी पूरी टीम ने, कृष्ण मंदिर में ओम जी, अमित गोयल जी, प्रताप सिंह जी, इनकी पूरी टीम ने
हमारे नौजवान साथी, हमारे पार्षद साथी भाई जगदीश ने अपने दो मोहल्लों की पूरी टीम में पक्की रसोई बना के भी 2 महीनों से ज्यादा तक ये काम किया। तो वो सारी टीम जिस भावना से प्राण से उनको जितना साधुवाद दिया जाए वो हमारे कोरोना वॉरियर्स है, और इसी से समाज बनता है, इसी से इस महामारी में हम जूझ पाए अकेले सरकार के भरोसे, और वो भी ऐसी सरकार के भरोसे जो अपना कोरोना प्रबंधन तो छोड़िए, जो कांग्रेस के रोने से नहीं निपट पा रही हो, उस सरकार से उम्मीद लगाना बेईमानी थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारे प्रबंधन का तो मॉडल पेश किया जाता है, भीलवाड़ा मॉडल की बात करते हैं, लेकिन भीलवाड़ा मॉडल की आप बात तो करते हैं, भीलवाड़ा मॉडल जैसा मॉडल आप दूसरे जिलों में तो लागू नहीं करते कि प्रधानमंत्री जी ने हमारी पीठ थपथपाई। देश का प्रधानमंत्री आपकी नहीं दूसरी सरकारों को भी पीठ थपथपाते हैं। क्या देश के प्रधानमंत्री ने कहीं ये कहा कि फला सरकार ने कुछ नहीं किया, फला सरकार ने कोई काम नहीं किया? ऐसा कहीं कहा? आपकी पीठ थपथपाई, दूसरे मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद कहा, सबको साथ लेके चले इस कोरोना दौर में, देश को मुकाबले के लिए खड़ा किया, देश की मानसिकता को दुरुस्त किया। आपको लगता होगा कि ताली और थाली बजाने से क्या होता है, लेकिन ताली और थाली बजाने से और दिए जलाने से कोरोना भले ही नहीं भागता हो, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने इस महामारी के दौर में हम सब 125 करोड़ लोगों को एकजुट किया, इससे लड़ने के लिए तैयार किया, हमारी मानसिकता को इस डिप्रेशन से निकाल के मजबूती से इस महामारी से लड़ने के लिए तैयार किया। यह बहुत बड़ी जीत थी। जब दुनिया इस कोरोना काल में अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने में लगी हुई थी, तब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जीवन बचाने में लगे हुए थे, हमारे गिरते हुए मनोबल को उठाने में लगे हुए थे। आपको लगता होगा इन बातों से असर नहीं होता, लेकिन जिन बातों से असर होता है उन सब बातों को देश के प्रधानमंत्री ने किया। आप गरीब कल्याण पैकेज की बात कर लो, लाखों करोड़ों मीट्रिक टन अनाज कि नवंबर तक कोई हमारा भाई भूखा नहीं सोए। 1 नेशन 1 राशन कार्ड योजना, हमारा प्रवासी अगर दूसरे प्रदेश में भी है तो इसी राशन कार्ड से वो वहां राशन ले सकता है। ऐसी अनूठी योजना इस कोरोना महामारी से, जहां पहले एक भी पीपीई किट इस देश में नहीं बनता था, एक भी वेंटिलेटर का इस तरह कहीं तैयारियां नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज हमारी जरूरत से ज्यादा वेंटिलेटर उपलब्ध करवाए केंद्र सरकार ने। पीपीई किट हम निर्यात करने की स्थिति में आ गए। जहां मास्क भी नहीं बना करते थे, वहां हमारे गांव में राजीव गांधी की महिलाओं ने सबसे पहला प्रयोग हमने नोखा में किया, जो पूरे राजस्थान में मिसाल बना। और तब सचिन पायलट जो ग्रामीण विकास मंत्री थे, उन्होंने इसको पूरे राजस्थान में लागू किया कि राजीव गांधी हमारी नोखा की महिलाओं की हमने मीटिंग ली, तो उन्होंने बिना मेहनताना लिए हुए हमारे दिए कपड़े पर मास्क बना के दिए। इन महिलाओं को सैल्यूट करते हैं राजीव गांधी, हमारी बहनें जो क्लस्टर वाइज प्रत्येक गांव में जिनकी संख्या मिला के 6000 से ज्यादा नौका में, ये बहनें बेटियां साधुवाद के पात्र हैं। इसी जीवटता से हम लड़ पाए। क्या आप प्रधानमंत्री के घोषित आत्मनिर्भर पैकेज को भूल सकते हैं? पूरी जीडीपी का 10%, 21 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का आर्थिक पैकेज, इस देश की कोरोना संक्रमण से गिरती अर्थव्यवस्था को थामने का प्रयास, एमएसएमई हमारे छोटे उद्योगों को डूबने से बचाने का प्रयास, हमारे उद्योग धंधों को फिर से खड़ा करने का प्रयास, हमारा व्यापारी, हमारा उद्योग जो रोजगार देता है दर्जनों लोगों को, सैकड़ों हजारों लोगों को, उसका मनोबल नहीं टूटे, उसके मनोबल को बढ़ाने का प्रयास। नरेगा में रोजगार जो बजट में 60,000 करोड़ का प्रावधान था, इस आत्मनिर्भर पैकेज में 40,000 करोड़ और बढ़ा दिया गया, लगभग दुगने के बराबर कर दिया गया, और लगातार रोजगार दिया गया नौजवान गांवों में इस नरेगा के तहत। और आज हम फिर मांग करते हैं प्रधानमंत्री जी से, हमने पत्र भी लिखा प्रधानमंत्री जी को कि रोजगार के दिनों को और बढ़ाया जाए, और मजदूरी 182 रुपए से 202 रुपए कर दी केंद्र सरकार ने। इसलिए आत्मनिर्भर पैकेज में मजदूर किसान सम्मान निधि की 3 किस्तें किसानों के खातों में गई।
और राजस्थान के प्रत्येक किसान जो उस पोर्टल पर राज्य सरकार ने अपलोड किया है उस पर गए। एमएसएमई में बिना कोलेटरल गारंटी के केंद्र सरकार की गारंटी पे आपको लोनिंग दी जा रही है। पशुपालकों की सहायता के लिए योजनाएं हैं। केसीसी में आपको और लोन मिले, ऐसे हजारों करोड़ के प्रावधान किए गए हैं। और जो इस संकट में हमारे साथ खड़ा रहा, जब दुनिया ने अपने दरवाजे बंद कर लिए, दुनिया कोरोना में अपने आप में सीमित हो गई, ऐसी परिस्थिति में हमारे साथ जो हमारा पड़ोसी खड़ा रहा, मतलब जो हमारे पड़ोस में छोटा मोटा उद्योग करता है, ऐसे उद्योग धंधे हमारी जरूरत की चीजों को हमें उपलब्ध करवाते रहे। इस कोरोना ने हमारी जरूरतों को सीमित कर दिया, हमारे अनावश्यक खर्चों को सीमित कर दिया, और ऐसे में भी जो हमें जरूरत की चीजें थी जो हमें आसपास से उपलब्ध होती थी, इसका मतलब हमें आसपास के परिवेश की चिंता करनी चाहिए। हमें आसपास में हमारी सुविधाएं, हमारी जरूरतों को कहां से पूरा कर सकते हैं, वो सीखने का अवसर इस महामारी के काल ने दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये जो महामारी है ये कुछ संभावनाएं लेकर भी आए, कुछ सीख लेकर भी आए। तो ये जो बेजा खर्चे हुआ करते थे, जो हम कुरीतियों बस अनाप शनाप खर्च करते थे, उन पे कितना अंकुश लगा है। समाज सुधार की कितनी बातों को हम लागू नहीं कर पाए, इस महामारी ने हमारे बीच समाज सुधार की बहुत सी बातों को व्यापकता दी है। और जो इस प्रधानमंत्री का आह्वान की जो लोकल उद्योगपतियों ने, लोकल ब्रांड ने जो हमारी मदद की है, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं पड़ती कि हम उन लोकल के लिए वोकल हो, और जो हमारा लोकल ब्रांड है उसके लिए हम इतने वोकल हो कि उसको ग्लोबल बना दे। जो आज दुनिया के बड़े ब्रांड हैं वो भी कभी लोकल हुआ करते थे और धीरे धीरे इस स्टेज तक पहुंचे हैं, तो क्या हम हमारे लोकल के लिए वोकल होकर उसको ग्लोबल नहीं बना सकते? ये स्वदेशी की भावना जो जागृत हमारे बीच प्रधानमंत्री ने करने की कोशिश की है, हमारे राष्ट्रवादी विचार ने करने की कोशिश की है, इस बात को हमें समझना होगा। ये बहुत सी बातें जो हमने एक दूसरे से की, लेकिन आज इस बात की हम बैठे हैं हमारे प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर कि इस कोरोना के दौर में जब हमारी मांग थी कि किसान जो अन्नदाता हमारे साथ पूरी ताकत से लगा हुआ है, वो कोरोना के संकट से लड़ रहा है, फिर भी हमारी मदद कर रहा है। वो टिड्डियों के हमले से लड़ रहा है, टिड्डियों के आतंक से पीड़ित है, फिर भी हमारी मदद में खड़ा है। और टिड्डियों के हमले की आशंका को राजस्थान की विधानसभा में सरकार को आगाह करने के लिए सबसे पहले आपके प्रतिनिधि के तौर पे, किसान के प्रतिनिधि के तौर पे मैंने प्रयास किया। उस प्रयास को, उस गंभीर प्रयास को राजस्थान की सरकार की नुमाइंदों ने बहुत हल्के में लिया। हमने तब भी उनको आगाह किया था कि आज तो ये राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर तक आई है, गंगानगर के कुछ हिस्से तक आई है, ये कल राजधानी तक भी आएगी और पूरे राजस्थान को अपने आगोश में लेगी। इसकी पूरी संभावना है। वैज्ञानिकों की चेतावनी, इस बात को गंभीरता से राजस्थान की सरकार समझे। लेकिन जब वो टिड्डी उड़ के किसानों का नुकसान करते हुए इस दूसरे हमले में जयपुर तक के जोरी बाजार तक पहुंच गई और राजस्थान के सभी जिलों को अपने आगोश में ले लिया, राजस्थान तो छोड़िए, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र तक जब टिड्डी चली गई, दिल्ली तक टिड्डी का हमला हो गया, तब जाके राजस्थान सरकार ने इसको गंभीरता से लिया। और इसकी लड़ाई को राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में 2-3 दिन रह के भी हमने इस बात को लड़ा कि यहां भी रोका जाए तो ये हमारे बीकानेर तक ना पहुंचे। तब के जैसलमेर के कलेक्टर और आज के बीकानेर के कलेक्टर नमित मेहता जी ने पुरजोर मदद उस मुहिम में किसानों के साथ खड़े होकर की। और इस लड़ाई को किसानों के साथ खड़े होकर हमने लड़ा, क्योंकि दूसरे आक्रमण में सबसे ज्यादा हमला बीकानेर जिले में हुआ और बीकानेर में भी सबसे ज्यादा नोखा में हुआ। सरकारी स्थिति तो देखिए कि हमारी 8 सहायक कृषि अधिकारी की पोस्टों से बीकानेर नोखा में एक भी पद भरा हुआ नहीं था। जो था उसका ट्रांसफर हो गया। उस नौजवान साथी को यहां रोक के, गिरिराज चारण को यहां रोक के, और पूरी जो भी और 49 पोस्टें सैंक्शन है सुपरवाइजर की, उसमें से मात्र 6 काम कर रहे हैं, 43 पोस्टें नौका में खाली। ऐसी परिस्थितियों में इस नौजवान को रोक के, इसकी 6-7 लोगों की टीम को रोक के, कोलाज बीकानेर से अतिरिक्त टीम को लेके और प्रशासन के, कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ लगातार मॉनिटरिंग से टिड्डी में हमने नोखा में पुरजोर मुकाबला किया। और जब राजस्थान सरकार पे दबाव बनाया कि हमारे पर्यवेक्षक कृषि अधिकारियों की नियुक्ति की जाए,
तो लगातार राजस्थान की विधानसभा में राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री के सामने हमने इस बात को पुरजोर तरीके से लॉजिकली एंड पे उठाया। उसका नतीजा निकला कि हमें पूरे जिले में 11 कृषि अधिकारी मिले, 9 कृषि अधिकारी मिले, उनमें से 4 कृषि अधिकारी हमारे नोखा में मिले। आज 43 पोस्टें हमारी खाली हैं कृषि पर्यवेक्षक की, मात्र 6 भरी हुई है नोखा में, और पूरे राजस्थान में 1896 कृषि पर्यवेक्षकों की भर्ती अटकी पड़ी थी। उसके लिए लगातार साल भर लड़ाई लड़ी और कृषि पर्यवेक्षकों, नौजवान साथियों को साथ लेके कर्मचारी चयन बोर्ड से, राजस्थान की सरकार से, कृषि विभाग से, मुख्यमंत्री जी से, और इवन जो कोर्ट में अटका हुआ कोर्ट AGAAG के मार्फत भी राज्य सरकार को सचेत किया। इस लड़ाई को जीतते हुए और सारी अड़चनें, बाधाएं पार करते हुए आज कृषि पर्यवेक्षकों को नियुक्ति मिलने का पूरा अवसर प्रदान हुआ है। सारी बातें क्लियर हो गई है। 31 तारीख से उनकी नियुक्तियां देना प्रारंभ कर देंगे और हमारे नोखा में भी हम पूरा प्रयास करेंगे। और इस लड़ाई को लड़ा इसीलिए साल भर तक कि किसानों के साथ हमारा कृषि का प्रशिक्षित अधिकारी, कर्मचारी, नौजवान भी जुटे और टिड्डी के हमले में मुकाबला करें। तो हमें नोखा में हमारी 43 पोस्टों में से उम्मीद करते हैं कि आधी से ज्यादा पोस्टें तो कम से कम हमारी नोखा की भरी जाए, हम लागू करवाएं। तो टिड्डी के मुकाबले में और उसके अंडे देने से किसानों के खेतों में जो फाका तैयार हो गया, नोखा के दर्जनों गांवों में, उन सभी गांवों में लगातार जहां मैं जा पाया मैं गया, जहां नहीं जा पाया वहां कृषि के अधिकारियों को, कर्मचारियों को, सरपंच साहब की टीम के साथ, हमारी टिड्डी नियंत्रण टीम जो थी कार्यकर्ताओं की, उसके साथ उन सब लोगों ने पुरजोर तरीके से किसान के साथ खड़े होकर लड़ी है। और इसमें सबसे बड़ी लड़ाई जो इनके साथ लड़ी है खुद स्वयं किसान ने लड़ी। तो किसान को सबसे ज्यादा साधुवाद देना चाहूंगा। और ऐसी परिस्थितियों में जब कोरोना का संकट हो, जब टिड्डी का हमला हो, तो किसान के साथ खड़े होने की नैतिक जिम्मेदारी, नैतिक दायित्व राजस्थान की सरकार का बनता है। लेकिन राजस्थान की सरकार से जब हमने मांग की कि किसानों के 3, 4, 5 माह के बिजली के बिल माफ होने चाहिए, तो बात माफ करने की तो छोड़िए, राजस्थान की सरकार ने तो उनको कोर्ट में खाद पैदा करते हुए लूटने का काम किया है। उनकी लगातार विजिलेंस भरी जा रही है और किसानों को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। प्रताड़ित भी शक्ल देख के किया जा रहा है कि कौन कौन सी पार्टी से, इस तरह की पार्टी की निष्ठ आस्थाएं देख के भी कुत्सित प्रयास किए जा रहे हैं, जो घोर निंदनीय है। पांचू में अन्नाराम और किसान 100 बीघा की मूंगफली को उसका वाजिब काम होते हुए भी प्रशासन के अधिकारियों ने राजनीतिक द्वेषता से उसको कनेक्शन का सामान न देते हुए उसकी मूंगफली जला दी। घोर पक्षपात तरीके से किसान के खिलाफ विषयार भरी जा रही है। पर किसी भी किसान के खिलाफ इस संकट के दौर में जब साथ खड़े होने का अवसर होना चाहिए, तब ये उल्टा काम कर रहे हैं। आपके घरेलू उपभोक्ताओं को भी मारने का काम कर रही सरकार। सरचार्ज बढ़ा दिए, स्थायी शुल्क बढ़ा दिए और किसान को पीड़ित करने के साथ साथ घरेलू उपभोक्ताओं के बिल भी दुगने कर दिए गए। इस कोरोना काल में जो हमारे 35 कैटेगरी में देश के प्रधानमंत्री ने श्रम मंत्रालय भारत सरकार से जो पैसे दिए और जिन पैसों को राजस्थान की सरकार कहती है कि हम 2500 रुपए खातों में डाल रहे हैं, उसी पैसे को मदद के रूप में ये काम ले रहे हैं। जब हमने मांग की कि आप 4 महीने तक घरेलू बिजली का बिल भी माफ करिए, घरेलू उपभोक्ताओं को भी आप राहत प्रदान कीजिए, तो राजस्थान की सरकार घरेलू उपभोक्ताओं को भी स्थायी शुल्क बढ़ा के, नए मीटर लगा के और सरचार्ज बढ़ा के लूटने का काम कर रही है। घरों का बिल भी जो 2000 का आता था वो 4000 का आ रहा है, 4 का आ रहा है, वो 8 का आ रहा है, 8 का आ रहा है, वो 16000 का आ रहा है। ऐसी स्थितियां पैदा कर दी है राजस्थान की सरकार। इन सब बातों पे प्रदेश नेतृत्व का जो आह्वान है कि आज फेसबुक लाइव के माध्यम से सुबह 9:30 बजे हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी जुड़े थे, 10:30 बजे हमारे सांसद महोदय जुड़े और 11:30 से लेके प्रत्येक विधायक को आपसे जुड़ना था। और इसी अभियान का नाम फेसबुक लाइव पे हल्ला बोल दिया गया है। आज सैकड़ों लोग आप मेरे से जुड़े हुए हैं, हजारों लोग तक हमारी बात पहुंच रही है। तो इस सरकार के खिलाफ इस बिजली की मुहिम में हमें लड़ाई लड़नी है और आगामी कार्यक्रम जो है, जो इस अभियान को आगे बढ़ाना है लगातार,
31 तारीख को अपने संबंधित जीएसएस पर हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, इस कोरोना महामारी की गाइडलाइन का पूरा पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए जीएसएस के घेराव का ज्ञापन का कार्यक्रम भी करना है। ये सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से आह्वान है, आग्रह है कि वो अपने किसानों को, घरेलू उपभोक्ताओं को, सभी लोगों को साथ लेके कोरोना एडवाइजरी का पालन करते हुए जीएसएस का घेराव करें। और आने वाली 2 तारीख को हम एसडीएम कार्यालय का घेराव करेंगे, ज्ञापन देंगे। इस बिजली की महामारी, बिजली संकट से किसान को, घरेलू उपभोक्ता को राहत देने के लिए, उनके बिजली बिल माफ करने के लिए, घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिल माफ करने के लिए। और आपने देखा होगा पिछली अपनी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, बीकानेर जिले में केंद्र सरकार ने दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना में जितना पैसा दिया उसका 50% से अधिक पैसा हमने नोखा में खर्च किया। और इतना सुदृढ़ हमारा बिजली का तंत्र खड़ा हो गया, सैकड़ों करोड़ रुपए लग के, कि राजस्थान सरकार जो पीछे दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना में प्रत्येक गांव में 90, 92, 93% उपभोक्ताओं को लाइट मिल गई है। और 7 से लेकर 10% जो हमारे लोग लाइट से वंचित रह गए, या तो वो खुद की लापरवाही से, या सरपंच की लापरवाही से, या ठेकेदार की लापरवाही, पक्षपात तरीके से कोई हमारे 7 से 10% उपभोक्ता वंचित रह गए, वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इतना सुदृढ़ तंत्र विकसित हो चुका है नोखा का बिजली का घरेलू कनेक्शन देने के लिए, कि सरकार एक योजना नहीं दे दे कि भाई जो वंचित लोग हैं घरेलू कनेक्शन के लिए उनको तुरंत कनेक्शन दिया जाए, तो रातों रात इस समस्या का निपटान हो सकता है। लेकिन राजस्थान सरकार को ये बातें सुनने के लिए, समझने के लिए समय ही नहीं। इसलिए 2 तारीख को, 31 तारीख को तो हमें अपने जीएसएस पे, जो हमारा जीएसएस लगता है, वहां कार्यकर्ताओं के साथ घेराव करना है, इन एक्शन को ज्ञापन देना है। और दूसरा, 2 तारीख को हम सबको अपने अपने गांवों से आना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एसडीएम को ज्ञापन देना है, एसडीएम का घेराव करना है। ये हमारे आगामी कार्यक्रम है जो हमें संपन्न करने हैं। और मित्रों, बिजली की बातों के साथ साथ जिस बात को लेकर हल्ला बोल कार्यक्रम का आज प्रदेश नेतृत्व में आह्वान किया, उसके साथ साथ मैं स्थानीय बातों पे भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि पानी के साथ, बिजली के साथ पानी महत्वपूर्ण विषय है। और पानी की महत्ता को हम लोग जानते हैं, इससे ज्यादा कोई नहीं जानता। जो नोखा का ये पश्चिम का पूरा एरिया, जहाँ फ्लोराइड है, खारा पानी है, धरती में कहीं पानी है नहीं हजारों फीट तक, तो वहां हमने जो स्कीमें बनाई है उसमें से हमारी 3 स्कीमें सैंक्शन हुई है, राशेश्वर, सुरपुरा, और दूसरी जो स्कीम है हमने दर्जनों स्कीमें बना के दे रखी है, और उनका लगातार हम फॉलो कर रहे हैं, और उनको भी जल्दी स्वीकृत करवाएंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है कि 2024 तक हर घर को नल से जल देने का आह्वान किया है, और उसमें राजस्थान सरकार को सिर्फ आधा पैसा देना है। लेकिन देश के दूसरे राज्यों के जो टारगेट अचीव हुए हैं, राजस्थान सबसे पिछड़ा हुआ है, जो निश्चित टारगेट में से 10% भी अचीव नहीं कर पाया है। तो पानी के मुद्दे पर भी ये सरकार पूरी तरह फेल है। हमने हमारी जो योजनाएं हैं, जो सरकार से मांग की है, उनके लगातार फॉलो कर रहे हैं, उनके पीछे पड़े हैं, सबको स्वीकृत करवाएंगे। राजस्थान की सरकार को, राजस्थान के अधिकारियों को हमारी बातें सुननी पड़ेगी। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिस बात से इस समस्या का स्थायी समाधान होगा, वो है नहरी तंत्र का पानी हमारे नोखा तक आए। इस बात को हम लगातार, हमारी मांग रही है, कई सरकारें आई, कई गई, आई और गई, लेकिन इस मांग को हमारे प्रतिनिधि, हमारी सरकारें पूरी नहीं कर पाई। आज सरकार हमारी नहीं है, लेकिन इस बात को राजस्थान की विधानसभा में आपकी तरफ से आशीर्वाद से जाते ही इस बात को राजस्थान की विधानसभा के पहले ही सत्र में हमने पुरजोर तरीके से रखा, सरकार को इस पर मंथन करने को मजबूर किया। और फिर जब राजस्थान के मुख्यमंत्री या नोखा मुकाम आए, तो उनके सामने लाखों लोगों की उपस्थिति में इस बात को बड़ी गंभीरता से रेखांकित किया, और मुख्यमंत्री को इस बात के लिए आग्रह किया कि इस बात को समझिए। इस बीच आपकी सरकार भी आई थी, आपके प्रतिनिधि भी जीते थे, लेकिन ना इस बात को आगे बढ़ाया गया, ना इस बात पे आगे काम किया गया। इसलिए हमारी मांग है नोखा की, इस बात को गंभीरता से सुनिए और इस रेगिस्तान में नहर का पानी पहुंचाइए। इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता से लिया। यहाँ नोखा में भले ही कुछ ना कहा हो, लेकिन जब विधानसभा सत्र उसी दौरान चल रहा था, 4 दिन बाद 27 तारीख को राजस्थान की विधानसभा में खड़े होकर आह्वान किया कि नोखा में पेयजल योजना की जो स्कीम लंबे समय से नहरी तंत्र की बनी हुई पड़ी है,
जो कभी 300-400 करोड़ की थी, वो हो सकता है वो अब शायद 700 या 800 करोड़ रुपए से ज़्यादा की स्कीम होगी, उसको हम डीपीआर बनाएंगे, उस स्कीम को हम आगे बढ़ाएंगे। ये नोखा के लिए, हमारे प्रयास के लिए बहुत बड़ी जीत थी, बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद हम लगातार उसका पीछा कर रहे हैं, लगातार उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार उसको फॉलो अप कर रहे हैं। और चूरू से जो प्रोजेक्ट का ऑफिस है और चीफ इंजीनियर प्रोजेक्ट से राजस्थान सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से राजस्थान सरकार के माननीय मंत्री जी से लगातार हम इस बात के लिए प्रयासरत हैं। और हम एक सीढ़ी और आगे बढ़े हैं कि हमारे इस प्रोजेक्ट की मुख्यमंत्री के विधानसभा में कहने के बाद डीपीआर भी लगभग बन के कंप्लीट है। अब आगे की लड़ाई हमें बहुत मजबूती से लड़नी है, क्योंकि सरकार कोरोना के बहाने से और अपने पक्षपाती रवैये से हो सकता है कि ये कह के हमें नकार दे कि इतना बड़ा बजट हम इस बात में दे नहीं सकते, जब राजस्थान को मात्र 50% देना है, देश की सरकार को 50% देना है। इसलिए केंद्र की सरकार हमें अपना हिस्सा देने को तैयार है। हमारे जल शक्ति मंत्री जी से इस बारे में हमारी पूरी बात हो चुकी है, वो पूरा शेयर देने को तुरंत तैयार है। राजस्थान की सरकार इस बात को अपना हिस्सा दे के फाइनल करे और नौका की इस महत्वाकांक्षी बात को पूरा करे। इससे पहले 1-1.5 साल से हमारे नोखा में जो ट्यूबवेल बनने हैं, बीकानेर जिले में ट्यूबवेल बनने हैं, उनका रेट कॉन्ट्रैक्ट भी 1.5 साल से फाइनल नहीं हो रहा था। इस लड़ाई को भी लगातार अधिकारी, एक्शन, एससी, चीफ इंजीनियर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मंत्री, मुख्यमंत्री सब तक इस लेवल को लड़ा और हमारा ये रेट एग्रीमेंट भी अब कंप्लीट हो गया है। फाइनेंस कमेटी में पीछे सैंक्शन हो गया है। अब नोखा में उम्मीद है हमें 50 से ज़्यादा ट्यूबवेल को देंगे, पूरे जिले में 100 से ज़्यादा ट्यूबवेल को देंगे और जहाँ जहाँ अत्यावश्यक पानी की मांग है वहाँ ये मांग भी पूरी होगी। पानी के साथ हम बात करें सड़क की, तो आदरणीय बंधुओं, हम जब चुनाव लड़े तो आपसे बात का वादा किया था कि ये जो हमारा हाईवे अधूरा पड़ा है, जो बीकानेर से नागौर तक 108 किलोमीटर का NH89 और नया NH62 ये अधूरा पड़ा है, इसको पूरा करवाएंगे। लगातार 10 महीने के फॉलोअप से 9 मीटिंगों में माननीय नितिन गडकरी जी के निर्देश पे और तब के राज्य मंत्री मनसुख भाई मंडविया के सहयोग से और एडीजी सरदार जी के सहयोग से, हमारे चीफ इंजीनियर रीजनल ऑफिस के सहयोग से, राजस्थान सरकार के चीफ इंजीनियर के सहयोग से और तब के पीडब्ल्यू मिनिस्टर सचिन पायलट के सहयोग से हमने इस बात को रेखांकित किया और हमारा ये प्रोजेक्ट गडकरी जी के मीडिएटरशिप में, गडकरी जी के निर्देश पर वन टाइम सेटलमेंट करके पुरानी जीवीआर कंपनी सभी उसको फंडिंग करने वाली बैंकों को अलग एक करते हुए 108 करोड़ रुपए दे के विदा कर दिया। नया टेंडर हमारा 350 करोड़ रुपए के लगभग का हो चुका है। ठेकेदार कंपनी ने काम शुरू कर दिया है और निश्चित अवधि में 1.25 साल की अवधि में 108 किलोमीटर की ये चौड़ी रोड बीकानेर से नागौर तक और उस रोड में 2 महत्वपूर्ण बाईपास, हमारा नोखा का लंबित महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट नोखा बाईपास और श्री बालाजी बाईपास का निर्माण होगा और 4 और ब्रिज का निर्माण इसमें शामिल है, जो हमारा पलाना फाटक है, जो हमारा देशनोक फाटक है, जो छिल्लो फाटक है, जो अड़ाई फाटक है। इन चारों फाटकों पे आरओबी का निर्माण होगा तो हमारी सुगमता नागौर तक और नोखा बीकानेर तक त्वरित होगी और हमारा समय बचेगा। ये महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हमारे नोखा का शुरू हो चुका है और निश्चित अवधि में पूरा होगा। और इस लड़ाई को लड़ते हुए बीच में एक विषय आया कि शहरी खंड की जो 14.6 किलोमीटर की रोड है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आजकरण जी के नेतृत्व में ज्ञापन दिया। उस बात को लेकर हमारे माननीय तब के चेयरमैन साहब ने भी धरना प्रदर्शन किया और जब अधिकारियों से हमने एस्टिमेट मांगा तो उसी चर्चा में, जब ये लड़ाई हम ओटीएस की लड़ रहे थे, वन टाइम सेटलमेंट की 108 किलोमीटर के हाईवे की, उसी दौरान इसको अधिकारियों के साथ बैठ के डिस्कशन करके इसका एस्टिमेट मंगा के और उन्होंने इसको ईपीआरएस इसको तुरंत स्वीकृत किया और इस बात का 8 करोड़ रुपए हमें तुरंत मिला केंद्र सरकार से और पीडब्ल्यूडी के एनएच खंड ने इसको पूरा कर दिया है। ये भी नोखा के बीच में से गुजरने वाला हाईवे ये भी कंप्लीट 14.6 किलोमीटर का बनके तैयार हो गया है। जब हमारा बाईपास बन जाएगा तो इस बीच के खंड की देखरेख का जिम्मा भी नगर पालिका को मिल जाएगा, तो हमेशा के लिए इसमें जब भी जरूरत होगी तो नगर पालिका भी अपना काम कर पाए। पीएमजीएसवाई में भी हमें जिले में सबसे ज्यादा ग्रामीण विकास केंद्र के ग्रामीण विकास मंत्रालय से 42 किलोमीटर की रोडें मिली है और आगे भी जो भी बातें हमें हासिल करनी है हम पूरी त्वरित तेजी से लड़ाई लड़ेंगे, एक एक विकास की बात को पूरा करें। टिड्डियों के हमले की हमने बात कर ली। अब आप सब साथियों से मैं मेरी बात को 5-10 मिनट में पूरा करूं
उससे पहले मेरा आग्रह है कि आप जो आगामी कार्यक्रमों की अपने रूपरेखा तय की है कि अपने बिजली के मुद्दे पे घरेलू उपभोक्ता परेशान है, किसान परेशान है, तो इस बात पे हम अपने संबंधित जीएसएस का घेराव करें 31 तारीख को, 2 तारीख को एसडीएम हेडक्वार्टर का घेराव करें। और कोरोना प्रबंध काल में आप सब ने जो काम किया उन सब के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और स्वास्थ्य के क्षेत्र की हम बात करें, महत्वपूर्ण एस्पेक्ट, मुख्यमंत्री जी ने ये प्रावधान भी किया है कि विधायक कोष का जो भी पैसा है वो पैसा आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगाएंगे। और इस बात की लड़ाई, जो नोखा का रेफरल हॉस्पिटल है, तो वो एक महीने में रेफरल ही हो गया था, या कोई भी छींक के भी जाता था तो रेफर कर दिया जाता था बीकानेर। तो पिछले हमारे भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार के समय हम एक स्थिति ऐसी ले आए कि जब हमारे पास यहाँ गायनी का डॉक्टर भी था, 17 में से लगभग 14-15 डॉक्टर हमारे पास थे, और महीने में 300 से ज़्यादा डिलीवरी केसेस यहाँ संपन्न करवाए जाते थे। अब अंदाज़ा लगा लो कि एक डिलीवरी केस प्राइवेट हॉस्पिटलों में चले जाए तो 30 से 50 हज़ार रुपये का बिल बनता है। तो बचाइए कितना हमारे ग्रामीण परिवेश के लोगों का पैसा बचा। और पीछे इस अस्पताल को ख़त्म करने के लिए कितना सुनियोजित षड्यंत्र करके इस अस्पताल को कमज़ोर किया गया ताकि प्राइवेट नर्सिंग होम्स फले फूले। इस कोविड महामारी में आपने महसूस किया होगा कि सिर्फ और सिर्फ ये सरकारी अस्पताल ही आपकी मदद के लिए खड़ा था। सारे प्राइवेट नर्सिंग होम अस्पताल ताला लगा के घर बैठ गए थे। ये आपकी मांग पर इस बात को मुख्यमंत्री के सामने हमने रखा, तब जाके सरकार के डंडे से इन्होंने अपने अस्पताल खोले। इसलिए सरकारी अस्पताल को जितना मजबूत किया जाएगा उतना ही हमारी मजबूती होगी स्वास्थ्य के क्षेत्र में। हम हमारे एमएलए का पैसा इन अस्पतालों को सुदृढ़ करने में लगाएंगे, आपकी अनुशंसा पर, आपके सहयोग से आपके स्वास्थ्य केंद्र में भी लगाएंगे, जरूरी उपकरणों की खरीद में भी लगाएंगे। और हमने ट्रॉमा सेंटर की एक लंबित मांग थी हमारी, उस मांग के लिए राजस्थान की विधानसभा में भी लगातार इस बात को रेखांकित किया, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जी के सामने रेखांकित किया, और उस बात पे मोहर लगते हुए हमें ट्रॉमा सेंटर्स मिला है। लेकिन ट्रॉमा सेंटर में बिल्डिंग के लिए मात्र 2.5 लाख रुपए मिले हैं। और जब जगह के लिए जो पुरानी दान, सबसे पुरानी हॉस्पिटल, ये बागड़ी रेफरल हॉस्पिटल से पहले जो बजाज साहब ने बनवाई थी, उस जगह को हमने चिन्हित किया है। और उसमें उस दानदाता परिवार ने स्वतः स्फूर्त रूप से हमारे एक आह्वान पे सहमति दी है कि पैसा जो भी लगेगा बिल्डिंग में वो दानदाता परिवार लगाएगा, क्योंकि उसने बरसों पहले, 60-65 बरस पहले या उससे भी पहले 1932 के आसपास उस अस्पताल को बनाया था। तो कितनी बड़ा विजन और सोच उनकी रही होगी। तो उनके नाम को भी पुनर्जीवित करते हुए उन्होंने जो हामी भरी है, उनको सहयोग लेते हुए हम बिल्डिंग का निर्माण भी करेंगे। लेकिन बिल्डिंग बन जाए, ट्रॉमा सेंटर बन जाए, चलेगा तो डॉक्टरों से, तो उसमें डॉक्टर, ऑर्थोपेडिक्स का डॉक्टर हो, एनेस्थीसिया का डॉक्टर हो, सर्जन हो, ये 3 तो महत्वपूर्ण है। ये तीनों इन लोग अस्पताल में नहीं है। अभी इस कांग्रेस की सरकार कोरोना प्रबंधन की बात करने वाली जब होटलों में बंद, कांग्रेस के प्रबंधन में लगी हुई थी, तब होटलों में बैठे बैठे राजस्थान सरकार के मंत्री ने 700 से ज़्यादा डॉक्टरों की पोस्टिंगें की। और राजनीतिक पक्षपात देखिए कि 700 में बीकानेर जिले में 19 डॉक्टर लगाए गए और सभी जगह लगाए गए, सिर्फ नोखा को छोड़ के। नोखा में एक भी डॉक्टर हमें नहीं दिया गया। इस बात को राजस्थान के मंत्री के सामने हमने पुरजोर तरीके से रखा है, और जल्दी ही निश्चित तौर पे हमें हमारी ज़रूरत के डॉक्टरों को हम लेंगे, उनकी पोस्टों को भरेंगे, ये आपसे वादा करते हैं। और दूसरी बात, ये भीलवाड़ा मॉडल की बात करते हैं, उस बात का जिक्र हमने किया। उस भीलवाड़ा मॉडल को कामयाब करने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो NPCDS जो स्कीम के तहत एक प्रोजेक्ट भीलवाड़ा में चल रहा है, जहाँ एलोपैथिक डॉक्टर, जहाँ आयुर्वेद के डॉक्टर लगे हुए, उन आयुर्वेद के आयुष डॉक्टरों को इस प्रोजेक्ट को सभी जिलों में लागू करना चाहिए, अगर भीलवाड़ा मॉडल को आप बात करते हैं तो। और उसके लिए पैसा भारत सरकार दे रही है, आपका पैसा एक भी नहीं लग रहा, लेकिन आप उनको कहीं कंटिन्यू करना नहीं चाहते। क्यों? कि आयुर्वेद भारत की पुरानी चिकित्सा पद्धति है, जो हमारे ऋषियों मुनियों की पद्धति है, उस बात को आप आगे बढ़ाना नहीं चाहते। इस कांग्रेस सरकार की एक कुत्सित विचारधारा है। इसलिए हम मांग करते हैं कि आयुष के डॉक्टरों को, आयुर्वेद डॉक्टरों को, नर्सेज को भी लगातार प्रोत्साहित किया जाए, उनको भी बोनस के अंक दिए जाएं, उनकी भर्तियां की जाए। और भीलवाड़ा में जो प्रोजेक्ट चल रहा है और जिस प्रोजेक्ट की बल पे आप अपने पीठ थपथपाते हैं, उस प्रोजेक्ट को सभी जिलों में कंटिन्यू किया जाए, लागू किया जाए। पैसा भारत सरकार का लग रहा है। दूसरी, आयुर्वेद की बात आई
तो आयुर्वेद हॉस्पिटल जो हमारे नोखा में छोटा सा था, कोई जानता भी ना था कि आयुर्वेद हॉस्पिटल है का। तो हमारे दानदाता गट्टाणी परिवार ने, ओम जी गट्टाणी ने, जिन्होंने विद्यालयों में भी बहुत काम किया है, विद्यालय भवन बनवाए हैं, उन्होंने आयुर्वेद का बेशकीमती, बहुत कीमत का, करोड़ों रुपए की लागत से शहर में एक बहुत बड़ा अस्पताल बनाया है। उसको हम ए ग्रेड में क्रमोन्नत करके पर्याप्त स्टाफ लगाने की मांग राजस्थान सरकार से कर चुके हैं। राजस्थान सरकार ने इस पुराने हॉस्पिटल को नए हॉस्पिटल में संचालित तो कर दिया, इतना काम तो किया, लेकिन उसको ए ग्रेड का दर्जा देके समुचित स्टाफ उसमें लगाने की बात अभी भी अधूरी है। और मंत्री जी ने मुझे आश्वासन दिया है कि मैं इस मांग को जल्दी ही पूरा करूंगा। तो ये भी एक नोखा के लिए बहुत बड़ी महत्वपूर्ण मांग होगी। मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि हम बात करते, जैसा राजस्थान की सरकार ने कोरोना प्रबंधन पे चर्चा करा के और एक फॉर्मेलिटी का काम किया और विश्वास मत की बात की, हमारी तो विश्वास मत था, हम तो, हमारी सरकार तो मजबूत थी। तो भैया आप 1 महीने से ज़्यादा, लगभग 2 महीने तक होटलों में क्यों रहे? आप फेयरमाउंट से लेकर सूर्यगढ़ तक क्यों बंद रहे? आप अपने विधायकों पर भरोसा क्यों नहीं करते रहे? आप उनको भी बकरा बकरी कहते रहे, भेड़ कहते रहे, बिकाऊ कहते रहे। तो इस सब बातों का जवाब राजस्थान की सरकार के पास कुछ भी नहीं है। जब प्रदेश की सत्ता बनी तब जनता ने सोचा कि अब विकास होगा। अब सदन में विश्वास मत रखते हुए जब शांति धारीवाल जी ने कहा, ये तो हमारे एक दंपति की कहानी सुनाई, आपने सुनी होगी, उसमें एक दंपति की कहानी सुनाई कि गूंगा महल था, उसमें एक नव दंपति को रखा गया और उसमें वो पत्नी 3 वर्ष की गर्भवती थी। अब अंदाजा लगा लीजिए सरकार का कि कैसे विकास होगा। विकास तो 9 महीने भी हो सकता है, लेकिन सरकार 3-3 महीने की गर्भवती बताती है, तो इस सरकार का विकास कब होगा समझ से परे है। और विकास की कहां अटक गया, 18 महीने हो गए, विकास अब तक हो जाना चाहिए था। तो राजस्थान के मुखिया कहते हैं हमारी तो 18 महीने में बात ही नहीं हुई। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, जिस मुखिया की, या धारीवाल जी जैसे कहते हैं परिवार की बात है, पति पत्नी की आपस में 18 महीने तक बोलचाल ही बंद रहे, वहां विकास की उम्मीद कैसे की जा सकती है? और फिर सदन में जो नजारा 14 तारीख को विश्वास मत के दिन देखिए, ये तो हमारी घर की लड़ाई थी। और जब दूसरे जिम्मेदार जो पक्ष है, जो विकास के लिए जिम्मेदार है, माननीय सचिन पायलट जी, वो खड़े होकर कहते हैं कि हमने तो इलाज करवा लिया, हमारे दिल्ली में डॉक्टर थे, दिल्ली के डॉक्टरों ने इलाज कर दिया। अब तो हम तो इतना ही अंदाजा लगाए बैठे थे, हमें तो प्रतिपक्ष के लोगों को, राजस्थान के 8 करोड़ जनता को पता ही नहीं था। वो तो ये सोच रहे थे कि भाई इन दोनों में आपस में बात नहीं होती होगी 18 महीनों से, जैसा प्रदेश के मुखिया कह रहे हैं, इसलिए विकास की उम्मीद करना बेमानी है। अब ये नई बात का पता चला है कि कोई डॉक्टरी कमजोरी भी थी, कोई शारीरिक कमजोरी भी थी। वो कह रहे हैं कि हम दिल्ली से डॉक्टरों से इलाज करवा लिया है, अब विकास होगा। हमने तो फिर भी अंदाजा लगा लिया कि चलो अब विकास होगा तो भी ठीक है। और 14 तारीख को एक अखबार समाचार पत्र ने बड़े बड़े शब्दों में लिखा भी, अब होगा विकास। और जब हम सब लोग सदन में गए और वहां का नजारा देखा, तो फिर पता चला कि जब धारीवाल जी कह रहे हैं कि 3 साल से गर्भवती, तो कैसे होगा विकास? फिर वो दूसरे जो इसके लिए जिम्मेदार दूसरा पक्ष है, वो कह रहा है कि हमने डॉक्टरी इलाज करा लिया है, तो हमें उम्मीद बंदी कि अब विकास होगा। लेकिन वहां कारस्तानी देखिए इनकी डिप्टी चीफ विप की, महेंद्र चौधरी जी की, महेश जोशी जी की, कि कुर्सियां भी जो इनके पास लगा कर दी थी वो इतनी दूर कर दी कि अब बातचीत शुरू भी हो जाए, डॉक्टरी इलाज भी हो गया, लेकिन इतनी दूरी कर दी कि फिर विकास अटक जाएगा। इसलिए ऐसा कहीं लगता नहीं कि इस राज्य में, इस सरकार के रहते हुए राजस्थान की 8 करोड़ आवाम विकास का मुंह देख पाएगी, विकास हो पाएगा। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार प्रतिपक्ष होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है, भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि इस बात को जब सदन में ये सुनना नहीं चाहते, जब एक दिन कोरोना के नाम पे पहले ये 2 मौत हुई, तब ये सदन छोड़ के चले गए, और जब 950 से ज्यादा प्रदेश में मौतें हो चुकी हैं, हजारों लोग संक्रमित हो चुके हैं, ऐसी परिस्थिति में ये सदन आहूत करते हैं और आहूत करके फिर एक दिन में 8 बिल पे चर्चा करने की बात करते हैं। और 8 बिल पे चर्चा करके प्रतिपक्ष के लोग हम तैयारी करके जाते हैं, और जो हमारा मुख्य काम है, आपने हमें राजस्थान की विधानसभा में भेजा है, विधेयक बना, वो बिल
संशोधन करने के लिए, नया कानून बनाने के लिए, विधेयक बनाने के लिए। और उस काम की जब तैयारी करके जाते हैं तो हमें बोलने नहीं दिया जाता। प्रतिपक्ष की आवाज को संख्या बल पे दबाने की कोशिश की जाती है। और जब इसका ऐतराज करते हैं तो 8 बिल की जगह उसी दिन सुबह 5 नए बिल और लेके आते हैं और एक एक दिन में 13 बिल प्रस्ताव पारित करने की पारित करने की उसी दिन कोशिश करते हैं। तो ये लोकतंत्र के साथ अन्याय है। ये बहुत ही अलोकतांत्रिक तरीका है। जिस मुख्य कार्य के लिए विधायक वहां है उसमें भी उसको अगर हस्तक्षेप नहीं करने दिया जाएगा, उसके संशोधनों को सुना नहीं जाएगा, उसके अमेंडमेंट को माना नहीं जाएगा, तो ये अलोकतांत्रिक व्यवस्था है। इसकी हम पुरजोर निंदा करते हैं और इन बिलों पे सार्थक चर्चा होनी चाहिए थी। बहुत महत्वपूर्ण विधेयक थे। स्टाम्प ड्यूटी का विधेयक था जो हमारी सरकार पहले लाई कि गो संवर्धन और इन बातों पे जो सरचार्ज लगा स्टाम्प ड्यूटी वो इसी काम में खर्च किया जाएगा। अब ये नया बिल लेके आए हैं कि उसमें महामारी को सबको पार्ट सभी विषयों को जोड़ दिया गया है। तो इसमें एक निश्चित तय करना चाहिए था कि ये इस पे आधा खर्च किया जाएगा, आधा इस पे खर्च किया जाएगा। तो इस तरह के प्रावधानों को किया जाना चाहिए था। आपने भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए जो स्पेशल कोर्ट के गठन किए गए थे वो स्पेशल कोर्ट निरसन का विधेयक लेके आ गए। आप उन कोर्ट को खत्म कर देना चाहते हैं, आपने विधेयक पारित भी कर दिया। इसका मतलब आप इस बाड़ेबंदी के दौरान जो आपके अधिकारी, आपके IAS, आपके IPS जो आपके सहयोग में थे, आपसे मिली भगत में थे, ऐसे लोगों के जो अभियुक्त है, जो आरोपित है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के मामलों में, उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप एक्साइज बिल लेके आए तो एक्साइज में जब आप VC पे थे माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने ही एक आग्रह किया था कि लॉकडाउन खुलने के बाद हमने देखा एक विभत्स चेहरा कि शराब की दुकानें खुली तो किलोमीटरों लंबी लाइनें लगी हुई थी। मां बहनों को भी मजबूरीवश लाइन में खड़ा कर दिया गया था। ये एक हमारी संस्कृति के खिलाफ एक ऐसा चेहरा हमें देखने को मिला। तो हमने भी मांग की कि इस पर आप सरचार्ज लगा सकते हैं, लेकिन उस पर भी सरचार्ज इतना लगा दिया गया कि अब एक टारगेट दे दिया गया अधिकारियों के इतना रेवेन्यू तो इससे कलेक्ट करना है। उस अंधी दौड़ में जिन लोगों ने शराब की दुकानों के लाइसेंस जिनको मिले वो अवैध ब्रांचेज खोलने में लगे हुए हैं, वो अवैध दारू की सप्लाई में लगे हुए हैं। और जब शराब महंगी होगी तो अवैध शराब की बिक्री और ये व्यापार भी बढ़ेगा, इसलिए अपराध बढ़ेंगे। और हम देख रहे हैं हमारे नोखा में, बीकानेर जिले में, पूरे राजस्थान में अपराधों का ग्राफ, और सभी की मूल में, जड़ में आप अंदाजा लगाएंगे, पूरी देखेंगे तो आप सब उसमें शराब मुख्य कारण नजर आएगा। शराब की वजह से लड़ाई का मुख्य कारण नजर आएगा। इसलिए या तो पुलिस को इतना मजबूत और मुस्तैद कीजिए जो कहीं नजर आती नहीं है। पुलिस के लिए तो ये कमाई का जरिया बन गया है कि अपराध बढ़ेंगे। ऐसी मानसिकता के साथ पुलिस काम करेगी तो कतई संभव नहीं होगा अपराधों पर रोकथाम करना। दलितों पे अत्याचार, महिलाओं पे अत्याचार, शराब से हत्या जैसे जघन्य अपराध घटित हो रहे हैं। तो राजस्थान की पुलिस मुखिया से, सरकार से हमारी मांग है कि अपराधों पर पूरा अंकुश लगाने के लिए कठोरता से पालन करें। हथियारों के तस्करों पे, मादक पदार्थों के तस्करों पे पूरा लगाए और युवा पीढ़ी को भ्रमित और बर्बाद होने से बचाएं। ये मांग हम सदन में भी करते, लेकिन इस अलोकतांत्रिक सरकार ने विधायकों के लोकतांत्रिक हकों पर कुठाराघात करते हुए प्रतिपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया। और प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ जैसे वरिष्ठ विधायक को प्रस्ताव लाके संसदीय कार्य मंत्री ने सदन से बाहर करने का प्रयास किया, जिसका हमने पुरजोर तरीके से विरोध किया। हमारे नेता को सदन से बाहर नहीं जाने दिया और सरकार ने एक तरफा विपक्ष के वॉकआउट के बाद एक तरफा मनमर्जी से विधेयक पारित कर दिए अपने संख्या बल के गर्व में, गुमान में, जो पूरी तरह लोकतांत्रिक है। उसकी हम निंदा करते हैं और इस बात के लिए सड़क पर आपके साथ लड़ेंगे। आपकी इन मुद्दों को, आपकी इन बातों को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का नेता सड़क से सदन तक उठाने का पूरा प्रयास करेगा। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और कई मेरे पास इस दौरान फोन भी आए कि विधानसभा चल रही है, जो कई नौजवान, कई साथी, जो चाहे पुलिस का नौजवान हो, चाहे वो LDC की भर्ती में लगा हुआ लाखों नौजवान है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की भर्ती में लाखों नौजवान है, और एक दूसरी भर्ती और थी पटवारी, जो प्रशासन का, राजस्व का महत्वपूर्ण काम देखता है, कोरोना वॉरियर के रूप में जिसने काम किया है, जो पुलिस के कर्मचारी ने कोरोना वॉरियर के रूप में किया। तो पुलिस का कर्मचारी, राजस्व का पटवार कर्मचारी,
हमारा एलडीसी, हमारे कृषि पर्यवेक्षक, जिन्होंने कोरोना में टिड्डी के हमले में मजबूती से प्रदेश सरकार का, किसानों का, लोगों का साथ दिया है, इन लोगों के ग्रेड पे का मसला लंबे समय से वंचित पड़ा है 2400 से 3600 करने का। और इस सरकार ने सरकार बनने से पहले इन लाखों लोगों से वादा भी किया था। इस बात को भी हमने ध्यानाकर्षण के तहत राजस्थान के सदन में लगाया। इस पर भी चर्चा होती, लेकिन सरकार ने सदन ना चलाते हुए एक तरफा तरीके से विधेयक पारित किए और किन्हीं बातों पे, बिजली के महत्वपूर्ण मुद्दे पे चर्चा रखने की मांग की, नामंजूर की, और किसान की बातों को लेके, सहकारिता की बातों को लेके, जो लोनिंग नहीं हो रही है उन बातों को लेके सदन में चर्चा के लिए समय मांगा। समय देने से इनकार किया। राजस्थान की सरकार जनहित के मुद्दों पे बच रही है। प्रतिपक्ष के हमलों का, प्रतिपक्ष की बातों का उसके पास जवाब नहीं है, उनको सुनना नहीं चाहती। जनता की बातों को सदन में इनके पास कोई उपचार नहीं है, इसलिए ये चर्चा से कतराते हुए सदन को स्थगित कर दिया। इस बात को हम सड़क पे लेके आए हैं हमारे प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर। आप सब साथियों से करबद्ध निवेदन है कि हमने जो अपने आगे में प्रोग्राम तय किए हैं, अपने जीएसएस का 31 तारीख को घेराव और 2 तारीख को एसडीएम मुख्यालय के घेराव, उसमें आप सभी आएँ और इन कार्यक्रमों को सफल बनाएं और इस गूंगी बहरी अंधी सरकार को अपनी बात को बुलंद तरीके से पहुंचाएं, ताकि सरकार हमारी बातों को सुने और हमें किसानों को न्याय दिलाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।